सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th का साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं इस पूरे वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करें। उसमें से कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 9th का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आए, ये चैप्टर, ये सारे टॉपिक समझ में आए। इस चैप्टर में टोटल इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, देखो एक तो मोशन मेन टॉपिक है और ये जो बाकी के 3 टॉपिक है ये मोशन से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है और ये क्या क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे अगर सिंपल लैंग्वेज में कि मोशन मतलब क्या होता है या फिर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है, अगर वो चेंज होता है तो उसे हम लोग मोशन बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, बहुत सिंपल। ठीक है, अब देखो, अगर कोई सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक प्लेस पे है, वहां से मूव होता है, किसी दूसरे प्लेस पे जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट का हम लोग, उस ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन में। मतलब अगर कोई हिल डुल रहा है तो मोशन में है, सिंपल। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ कि द फ्लाइट ऑफ बर्ड। ठीक है, अगर मतलब कोई बर्ड ऊपर फ्लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या, वो मोशन में हिल रहा है ना, बिना हिले तो उड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी ट्रेन। अब क्या होता है, अच्छा आपको ये पूछो, स्टेशनरी ट्रेन मोशन में है कि नहीं है, तो इसका आंसर है नहीं। स्टेशनरी ट्रेन रुकी हुई है, इसलिए वो मोशन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर। अब देखो, हवा की वजह से जो लीव्स फ्लाई कर रहे हैं कंटिन्यू, वो मोशन में है कि नहीं, तो ये भी हाँ मोशन में है वो, क्योंकि वो लगातार मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, अ स्टोन लाइंग ऑन हिल। अगर कोई हिल पे, मतलब एक पहाड़ पे एक स्टोन वहीं पे है, ठीक है, पड़ा हुआ है, तो क्या वो मोशन में है? नहीं, क्योंकि वो कोई भी किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग ने ये जो चारों एग्जाम्पल, इसमें 2 चीज देखी कि कुछ एग्जांपल दिए, दोनों एग्जांपल ऐसे थे कि जिसमें क्या है, मोशन था, मोशन हो रहा था, क्योंकि पार्टिकल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। और कुछ एग्जांपल्स में हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, जैसे स्टेशनरी ट्रेन मूव नहीं कर रहा है, स्टोन मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया कि मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने प्लेस से मूव करता है, अपना स्टेट चेंज करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट अपना प्लेस नहीं चेंज करता, जो अपना स्टेट मतलब रेस्ट स्टेट में है, रुका हुआ है, अगर वैसे का वैसा ही रहता है, तो उसे मोशन में नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे रेस्ट प्लेस में है। ठीक है, रेस्ट स्टेट में है। आगे है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखो बहुत सिंपल है, लेकिन समझने में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो उतना ही ज्यादा मुश्किल है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान दो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। कैसे एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, कि अब समझ लो एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक शीतल समझ लो, या फिर आपका एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे एक आप रहते हो और आपको अपने एक दोस्त के घर पे जाना है। ठीक है, आपको अपने एक दोस्त के घर पे डायरेक्ट जाना है, तो आपके घर से अपने दोस्त के घर कितना टोटल डिस्टेंस है, 1300 मीटर। पर आप क्या करते हो कि आप अकेले उसके घर पे नहीं जाते हो। ठीक है, आप अपने एक और दोस्त को लेके जाना चाहते हो। ठीक है, तो आप सीधा उसके घर पे ना जाकर पहले अपने दूसरे दोस्त के घर पे जाओगे। आपसे और दूसरे दोस्त के घर का डिस्टेंस है 500 मीटर। ठीक है, और फिर उस दूसरे दोस्त के घर से जिस दोस्त के घर पे आप जाना चाहते थे, उस घर का डिस्टेंस है 1200 मीटर। ठीक है, तो मतलब पहले तो आप अपने घर से निकले और 500 मीटर गए अपने दूसरे दोस्त के पास, और फिर वहां से निकले और जिस दोस्त के पास जाना था पहले दोस्त के पास, वहां पहुंचे, तो अब वहां का डिस्टेंस कितना था, 1200 मीटर। मतलब टोटल कितना हुआ, 1700 मीटर। ठीक है, आप मतलब घूम के गए तो टोटल कितना हुआ, 1700 मीटर। लेकिन आपके घर से आपको जिस दोस्त के घर पे जाना था, उसका टोटल डिस्टेंस, स्ट्रेट सीधा डिस्टेंस कितना है, 1300 मीटर। समझ में आया? अब देखो, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था, आप एंड में जहां पहुंचे ना, वहां से आप स्टार्ट जहां किए थे, वहां के टोटल डिस्टेंस को, सीधे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? और जितना आप चल के गए हो, जितना आप ट्रैवल किए हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। वापस एक बार बताता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, कि डिस्टेंस मतलब स्टार्ट टू एंड का जो सीधा डिस्टेंस होता है। ठीक है, जहां से स्टार्ट किए और जहां पहुंचे लास्ट में,
वहां से दोनों के बीच का जो एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और आप स्टार्ट करने के बाद जहां जहां से चल के गए हो उस पूरे पाथ को, मतलब आप चलो अगर ज़्यादा चले हो, इधर उधर घूम फिर के गए हो, तो उस पूरे पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो याद रखना डिस्टेंस मतलब टोटल जितना ट्रैवल किए हो, याद रखो डिस्टेंस मतलब टोटल जितना ट्रैवल किए हो, जितना चले हो। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जहां से स्टार्ट किया और जहां पहुंचे वहां के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। याद रखो कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पर एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें। स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, याद रखना है, स्पीड किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है। और वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आप देखो किसी एक ही डायरेक्शन में, याद रखो अगर जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, आप देखोगे अगर आप सीधा देखना चाहोगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो सीधा होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आप देखो ए से बी डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है, पर डिस्टेंस हमेशा सीधा नहीं होता है, आप घूम फिर के भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर एक ही डायरेक्शन में और एक मतलब एक टाइम से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जिस स्पीड से जा रहे हो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, याद रखो कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखना कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है एक यूनिट टाइम में उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। डिस्टेंस किसको, स्पीड अब कहाँ से आया, देखो वेलोसिटी किसको बोलेंगे, डिस्टेंस जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके बटे टाइम कर दोगे, उसके अपॉन टाइम कर दोगे तो आपका वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने जितने टाइम में, उससे अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। समझ में आया, याद रखो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमारा क्या निकलता है, स्पीड। द यहाँ पे आएगा डिस्टेंस, सॉरी ये देखो मिस्टेक से बाय मिस्टेक ये लिखा गया है, द डिस्टेंस दैट अकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि डिस्टेंस एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम में जब ट्रेवल किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। जितना डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में ट्रेवल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, अब देखो याद रखो, वापस एक बार मैं अनाउंस करता हूं कि स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो जब कोई भी पाथ स्टार्ट टू एंड, ठीक है, उतना ही अगर कोई जितना मतलब स्टार्ट टू एंड जितना रास्ता था अगर कोई सीधा सीधा ही चला गया तो ऐसे टाइम में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगी। ऐसे टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। समझ में आया, याद रखो कि अगर समझ लो यहाँ से चालू होता है कोई पाथ और यहाँ खत्म होता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर स्टेट डिस्टेंस है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर घूम फिर के जो आया है तो टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन समझो घूम फिर के आया ही नहीं तो वो सीधा ही चले आया तो ऐसे टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, डिस्टेंस भी वही होगा। ठीक है, तो याद रखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है और इसकी वजह से स्पीड और वेलोसिटी भी दोनों क्या होगी, सेम होगी। आई होप समझ में आया हो। इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। देखो स्पीड और डायरेक्शन का वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब समझो कि अगर स्पीड में बढ़ाता हूं तो क्या वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, या फिर स्पीड कंटिन्यू कम करता हूं तो क्या वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। याद रखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली डिपेंडेंट मतलब क्या, स्पीड बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, स्पीड कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगा। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना अंतर है कि स्पीड हम लोग डिस्टेंस से निकालते हैं और वेलोसिटी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो स्पीड में जो भी चेंजेस होंगे वही उसके वजह से चेंजेस वेलोसिटी में भी होंगे। ठीक है, अब अगर समझ दूसरा आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन का। अगर समझ लो कोई टर्निंग रोड आता है, एग्जांपल लो कोई टर्निंग रोड आता है, तो क्या ऐसे समय पे आपका वेलोसिटी चेंज होगा। हाँ, अब देखो कैसे, टर्निंग अगर रोड आ रहा है तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी और स्पीड अगर कम होगी तो वेलोसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर समझ लो कहीं पे आपको टर्न होना है, ठीक है, क्या करना है, कहीं पे मोटरसाइकिल आपको टर्न करना है तो क्या वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है।
हाँ, अगर आपका समझ लो डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब आप किसी एक डायरेक्शन जा रहे हो सीधा 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 सीधा, फिर आपको अचानक आपको दूसरे रास्ते पे जाना पड़ा, दूसरा रास्ता चेंज करके दूसरे डायरेक्शन जाना पड़ा, तो ऐसे टाइम पे क्या आपकी वेलोसिटी चेंज होगी? आंसर है हाँ, क्योंकि अगर आपको दूसरे मतलब रास्ता चेंज करना रहता है या फिर रास्ता बदलना रहता है तो उस टाइम भी आप स्पीड कम करते हो गाड़ी की, जिसकी वजह से अगर स्पीड कम हुआ, स्पीड चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों के चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज होती है, यानी कि दोनों का इफेक्ट पड़ता है किस पे? वेलोसिटी पे। ठीक है, चलो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सबसे पहला यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक ही तरीके का। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? अलग अलग। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, यूनिफॉर्म मतलब क्या? सब एक ही तरीके का ड्रेस पहनते हैं इसलिए उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक ही फॉर्म में, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग फॉर्म में। लीनियर मोशन का मतलब सीधा स्ट्रेट ट्रेवल। तो अगर समझ लो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, याद रखना कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर समझ लो इक्वल टाइम मतलब हर एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगले एक घंटे में वापस 60 किलोमीटर गया, फिर उसके अगले एक घंटे में वापस 60 किलोमीटर गया, तो आप देख रहे हो कि एक एक घंटे में वो सिर्फ 60-60 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इक्वल टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल, चलो अच्छा एक एग्जाम्पल है निडल ऑफ क्लॉक। आप देखो घड़ी का जो काटा रहता है, घड़ी का जो निडल रहता है, वो देखो हमेशा एक ही स्पीड से चलता रहता है, कभी उसका स्पीड कम ज्यादा होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब निडल ऑफ क्लॉक किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का। ठीक है, उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस अगर आप इक्वल टाइम में ट्रेवल करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एग्जाम्पल लो कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो, पहले एक घंटे में आप 20 किलोमीटर चले, दूसरे एक घंटे में आप 35 किलोमीटर चल दिए, तीसरे एक घंटे में 60 किलोमीटर, पांचवें एक घंटे में वापस 20 किलोमीटर, तो क्या हर टाइम आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं, आपने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया हर इक्वल टाइम में, इसलिए ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ट्रैफिक में चलने वाला जो आपका बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और ऐसे टाइम पे चलने वाला व्हीकल। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आप गाड़ी चलाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका स्पीड एकदम सेम रहेगा, आपको बार बार स्पीड कम करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का देखो सिंपल सा डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो चेंज वेलोसिटी में हुआ यूनिट टाइम में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर हम लोग को इसको निकालना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, अब देखो वेलोसिटी चेंज मतलब क्या कि जैसे आप समझ लो अगर आप पहले 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, बाद में आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लगे, तो आपका स्पीड वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? आपका वेलोसिटी चेंज हुआ 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपने क्या किया? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल मतलब पहले वाला वेलोसिटी माइनस कर दिया। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही है, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? लास्ट में जो वेलोसिटी थी उसमें से माइनस करना है जो पहले वेलोसिटी थी। ठीक है, अब देखो इसलिए हमें ये फॉर्मूला निकलता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टाइम। इसमें वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है? स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में कितना स्पीड में था, और टी मतलब कितना टाइम में मतलब चेंज कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। बहुत सिंपल है ये भी। अगर जो स्पीड चेंज है अगर वो इक्वल अमाउंट में चेंज होता है, जैसे पहले आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थे, फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, फिर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो आप हर एक इक्वल टाइम में सिर्फ 20 किलोमीटर ऐड करते जा रहे हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को स्पीड बढ़ रहा है, याद रखो कि स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन हर बार इक्वल ही स्पीड बढ़ रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में चेंजेस। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे? जब जो अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस होगा एक्सेलरेशन में। ठीक है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस मतलब क्या कि एग्जांपल लो, पहले आपकी वेलोसिटी कितना थी? 20 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद अचानक हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद अचानक कितना हो गया? 70, मतलब पहले 40 किलोमीटर बढ़ा, फिर उसके बाद 10 ही किलोमीटर बढ़ा। तो ये जो अलग अलग स्पीड बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो एक्सेलरेशन 3 टाइप के होते हैं, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये तीनों एक्सेलरेशन परफॉर्म कर सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव मतलब क्या, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज होगा, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, लगातार पॉजिटिव हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है तो यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, प्लस हो रहा है ना इसलिए। अब जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कंटिन्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब पहले 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी में था, उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी में हो गया, फिर 40, मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे एक्सेलरेशन तो हो रहा है, मतलब स्पीड में चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन, जब स्पीड कम होगा। और निगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। याद रखो कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी में होता है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब देखो स्पीड कम हो रही है मतलब पीछे लेने की कोशिश हो रही है ना, कम और भी कम हो रही है जो आपकी वेलोसिटी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एट द एंड जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन सबसे सिंपल है, जब स्पीड में कोई चेंज ही ना हो, जब वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। यानी कि ना स्पीड कम हो रहा है, ना वेलोसिटी कम हो रही है, ना वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसे में हम लोग क्या बोलेंगे, उसे जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो से ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो आइए हमारे स्कूल के बारे में थोड़ी सी डिटेल से, अगर आपको टाइम मिले, आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम कब होता है। क्वेश्चन मेरा सुन लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम कब होता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो देखा है और आपको समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बी सेफ।